नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं एक और विजुअल आर्ट नेट के पेपर के बारे में। और ये जो नेट का पेपर है इसकी एग्ज़ाम जून 2018 में हुई थी, यानी जून 2018 का जो नेट का एग्ज़ाम है उसके पेपर की हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस पेपर की पैनल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये एज इट इज़ पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये उपलब्ध हो जाएगी। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ को माना जाता है, तो राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ है वे अभिव्यक्ति परक भी हैं, बाजार शैली भी हैं, यूरोपीय शैली, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी है जो इसका सही आंसर होगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया की बात करें तो रिलीफ प्रिंटिंग में एक तो लिथोग्राफी आता है और एक वुड कट, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। ब्रेयर डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ब्रेयर को रबड़ रोलर के रूप में भी जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे है ये जगदीश डे की रचना है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। छापा चित्र 5 पैसेज का सर्जन किसके द्वारा किया गया? तो 5 पैसेज जो पैसेज है इसका सर्जन है ये बिशन कुमार भारद्वाज के द्वारा किया गया था। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, तो राजा रवि वर्मा के जो छापा चित्र है इन छापा चित्रों को ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को की जो सतह है उस सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ हुआ? भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ हुआ था सन 1825 से 1830 के मध्य। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना है ये सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा की गई थी। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नॉन ऑब्जेक्टिव जो वर्ल्ड है ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है काजिमिर मेलाविच। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक ये जो पुस्तक है इसके लेखक है MS रंधावा। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण नामक चित्र है इसके जो चित्रण है ये चित्र है ये किसने बनाया था? SH रजा ने बनाया था। किस लघु शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? आखेट से संबंधित ये जो चित्र है ये राजस्थान की कोटा शैली में बनाए गए थे, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई? तो अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है ये सन 1930 यानी पेरिस में हुई थी। सन 1930 में पेरिस में हुई थी। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव सन 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी लॉस एंजेलस में। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 17 पे चले। सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है, तो उनमें जो सामान्य शब्द है यह है रोमन शब्द।
आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन डैश के द्वारा तैयार किया गया। तो एप्पल कंप्यूटर्स इंक के जो आइकॉनिक प्रतीक है उनका डिजाइन किसने किया था? तो ये डिजाइन तैयार किया था रॉब जेनॉफ ने। ऑप्शन नंबर 4। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स। तो ये किसने कहा? ये कहा था एरिक गिल ने, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। किसने सन 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? तो सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किसने किया था? यह किया था मान रे ने। एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है, यानी इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ड्रॉप केप। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ था। तो यह हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। तो ऑल फोटोग्राफिक जो समाचार पत्रिका थी वो कौन सी थी? वो थी लाइफ। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है। तो अत्यधिक सुलेख के साथ जो अलंकरण जो इटैलिक कैरेक्टर्स है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है स्वोस कैरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? स्वोस कैरेक्टर्स कहा जाता है। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया के जो लेखक है ये कौन है? गायत्री सिन्हा है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा संपूर्ण रूप से विकसित क्लिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्लिंग शैली जो मंदिर वास्तुकला है उसका प्रतिनिधित्व करता है लिंगराज मंदिर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के जो मकबरा है उनका मुख्य वास्तुकार था मिरक मिर्जा ग्यास। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है जॉर्जियो सिरोको को। किसको जाना जाता है? ये जॉर्जियो सिरोको को जाना जाता है। कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की। तो सिग्निफिकेंट फॉर्म है इसके बारे में बात की थी किसने? क्लाइव बेल ने। ताल मान डैश से संबंधित है, यानी ताल का जो मान है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? प्रतिमा विज्ञान से। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मुख्य रूप से संबंधित है ये जो नैनसुख है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये नैनसुख है ये मुख्य रूप से जसरोटा से संबंधित है। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो ज्यामितीय एक्सट्रैक्शन के लिए इनमें से किसको जाना जाता है? इनमें से जाना जाता है काजिमिर मेलेविच को। अगस्ट रोडा ने मुख्य रूप से डैश के साथ काम किया। तो अगस्त जो रोडा है जो रोडिन है इन्होंने मुख्य रूप से कले के साथ कार्य किया था। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? बात मिश्र धातु की करें तो ये जो कॉपर है, कॉपर का मतलब तांबा क्या नहीं है? मिश्र धातु नहीं है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है। जो इन्वेस्टमेंट मोल्ड है इसकी बात करें तो यह संबंधित है किससे? ब्रॉन्ज कास्टिंग से। प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ संत टेरेसा का मूर्तिकार कौन है?
तो एक्सटेसी ऑफ संत टेरेसा का जो मूर्तिकार है ये कौन है? बर्नीनी है। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष कौन था? ये शंखो चौधरी था। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन है नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति कौन सी? यक्ष एवं यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये किसको नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था राम किंकर बेंज को। बिस्किट फायरिंग डैश से संबंधित है। तो बिस्किट जो फायरिंग है ये किससे संबंधित है? ये सिरेमिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2। मेलेट से संबंधित है। मेलेट की बात करें तो मेलेट है ये डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 में तो क्या दी हुई है? इधर तो दी हुई है कृति और इधर दिए हुए हैं कलाकार। इधर दिए हुए हैं कलाकार। इधर दिए हुए कलाकार। इसमें देखो 3 क्रॉसेज यानी रेम्ब्रा। रेम्ब्रा की कौन सी है? रेम्ब्रा की है 3 क्रॉसेज। तो आप देखिए डी में आपको 1 कहाँ दिख रहा है? डी में 1, डी में 1 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा आगे वाले कलाकार कौन है? हंस होलबिन। हंस होलबिन की कौन सी है? द डांस ऑफ डेथ यानी 2 नंबर। तो आप देखिए बी में सेकंड है। तो बी में सेकंड आपको यहाँ भी दिख रहा है और बी में सेकंड यहाँ भी दिख रहा है। अब देखिए ए में एपोकेलिप्स। एपोकेलिप्स किसकी है? ये एपोकेलिप्स सीरीज है, ये अल्बर्ट ड्यूरर की है। तो ए में देखिए 3। तो ए में देखेंगे 3 तो हमें ऑप्शन नंबर 2 में ऑप्शन ये अपना है जो मिल जाएगा। और लॉस कैप्रिकोस है ये किसकी है? ये है फ्रांसिस्को गोया की। यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची ए और सूची 2। बात करें डिगिंग। डिगिंग का प्रयोग होता है किसमें? इनग्रेविंग। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, कटाई करना। इनग्रेविंग का मतलब भी क्या है? खुदाई करना या कटाई करना। कटिंग है ये किससे होती है? ये ब्लेड से होती है। नीडल यानी इधर सुई है, सुई से क्या होती है भाई? स्क्रैचिंग होती है। और गूज का प्रयोग किस में होता है? ये होता है कार्विंग में। यानी कार्विंग में किसका प्रयोग होता है? गूज में। गूज का प्रयोग है जो कार्विंग में होता है या कार्विंग में गूज का प्रयोग होता है। अब आप देखिए ए में सेकंड है। तो ए में सेकंड हमें 1 नंबर में दिख रहा है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका पूर्णतः सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए बी में 1 यानी ब्लेड से कटिंग होती है और सी यानी गूज से कार्विंग होती है और नीडल से क्या होती है? स्क्रैचिंग होती है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। यानी इधर तो दिए हुए हैं छापा कला की मशीनें या तकनीक और इधर दिया हुआ इनका समय, यानी किस समय इनका क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। तो इनमें आप देखोगे सबसे पहले किसका हुआ था? पेपर यानी कागज का आविष्कार सन 105 के आसपास से हुआ था। तो आप देखिए 105 में किसका आविष्कार हुआ? कागज का। यानी कागज का आविष्कार 105 में हुआ था। कागज के बाद क्या हुआ था? वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक अस्तित्व में आया था। वुड 2 बार आ गया। वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक, ठीक है। तो 220 में वुड ब्लॉक। इसके बाद 1512 में ऑफसेट का आविष्कार हो गया था और 1904 में है ये कोण एचिंग है जो अस्तित्व में आया। तो आप देखिए ए में 3। तो ए में 3 देखेंगे तो ए में 3 हमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है जो कि अपना पूर्णतः सही आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लेनोग्राफी यानी प्लेन, स्टेंसिल, कोलोग्राफी, वुडकट। आप देखिए इसमें सबसे आसान आपको क्या नजर आ रहा है? आप देखिए वुडकट। वुडकट में क्या है? ये ठप्पा छपाई की पद्धति है। तो आप डी में देखिए 3। तो डी में हम देखेंगे 3 हमें केवल और केवल 1 नंबर यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है इसमें हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो आप देखिए ए में 4। प्लेनोग्राफी में क्या होता है? प्लेनोग्राफी में मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है। ठीक है, बात सही है।
बी में देखिए स्टेंसिल, स्टेंसिल है, स्टेंसिल में क्या होता है, मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है, ये बात सही है। और कोलोग्राफी में आप सबको पता है कि छापा सतह पर टेक्सचर्ड सामग्री को क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 है जो सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित कीजिए, यानी कौन से कलाकार का संबंध किस ग्रुप से रहा है वो आपको क्या करना है, बताना है। बात करते हैं कमल कृष्ण, तो कमल कृष्ण का संबंध है ये रहा है दिल्ली शिल्पी चक्र। तो देखिए आप ए में आपको 2 यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। फिर आप देखोगे हिम्मत शाह का संबंध, हिम्मत शाह ग्रुप 1890, तो बी में 1, इधर बी में 3, ये हो जाएगा कट, यानी आंसर तो अपना ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अनुपम शुद्ध की बात करें तो अनुपम शुद्ध है ये ग्रुप 8 से संबंधित थे, और मोहन सामंत है ये किससे संबंधित थे, ये बॉम्बे ग्रुप से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही उत्तर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इधर तो दी हुई है कलाकृतियां और इधर दिए हुए कलाकार। इसमें आप देखोगे स्पीकिंग ट्री किसका है, ये है रिचर्ड लेनोई का। तो एक में देखिए 4, ए में देखोगे 4 हमें 2 नंबर और 4 नंबर में प्राप्त हो रहा है। बिगिनिंग साउंड की बात करें तो ये किसका है, ये पीटी रेड्डी का है। तो बी में देखो अब 3 आपको यहाँ मिल रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिटी स्क्वायर की बात करें, बहुत बार पूछा जाता है किसका है, जोकोमेती का है। और आर्मरी शो की बात करें तो ये आर्थर बी डेविस का है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। टेम्पल ऑफ अंकेरवाट, टेम्पल और अंकोरवाट है ये किससे संबंधित है, ये खमेर कला से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये है खमेर कला से संबंधित है। टेम्पल ऑफ अंकोरवाट खमेर कला से संबंधित है। तो आप ए में देखिए आपको सेकंड कहाँ मिल रहा है, ए में सेकंड आपको यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। बी में देखिए टेम्पल ऑफ हेरा, ये यूनानी कला से, इसका संबंध यूनानी कला से है। तो बी में 1, बी में 1 देखोगे ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना सही उत्तर निकल जाएगा। जबकि आगे प्रश्न सही है या गलत है इसके लिए भी आप मिला सकते हो। टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये क्या है, एलामी कला से संबंधित है। और नहीं, टेम्पल ऑफ इंक्रिप्शंस है ये माया कला से संबंधित है, ये माया कला से संबंधित है। और जिगुरत है इनका संबंध है किससे, एलामी कला से। तो आप देखोगे तो आपको ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में 4, यानी अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या है पूर्णतः सही है। सुमेलित चित्रकारों को चित्र से सुमेलित कीजिए। ये जो निम्नलिखित अपने जो कलाकार दिए गए हैं इन कलाकारों को, इनसे संबंधित जो आगे चित्रकृतियां दी गई इनका संबंध हमें बताना है, संबंधित बताना है। जैसे अंजलि ईला मेनन की बात करें तो इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, म्यूटेशन। तो आप देखिए ए में सेकंड है, यानी ए में सेकंड हमें 1 नंबर और 4 नंबर में मिल रहा है। इसके अलावा अर्पणा कौर की बात करें तो इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, थ्री टेड सिटी। तो थ्री टेड सिटी बी में 4 ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। गोगी सरोज पाल की बात करें तो इसका प्रसिद्ध चित्र है इंटरनल बर्ड। और अर्पिता सिंह का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ए ट्री। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही हो गया। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। सर्वोत्कृष्ट कॉरपोरेट मार्क्स को उनके डिजाइनरों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर तो क्या दिए हुए, कॉरपोरेट मार्क्स दिए हुए हैं और इधर उनके दिए हुए डिजाइनर। जैसे कि आप सबको पता है एप्पल कंप्यूटर है, इनका जो डिजाइन किसने तैयार किया था, ये रोब जेनोफ ने तैयार किया था। तो आप देखिए डी में 1 आपको कहाँ मिल रहा है, तो डी में 1 आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। परमाणु निस्तारीकरण की बात करें तो ये किसका है, ये जेराल्ड हाल्टन का है। तो सी में आप देखिए सेकंड, सी में सेकंड आपको यहाँ नहीं मिल रहा, मतलब ये कट, सी में सेकंड यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ये कट, और सी में सेकंड आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है जो कि इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नाइस स्वू किसका है, ये है कैरोलिन डेविडसन का। और इसके अलावा डाइसे बैंक है, ये किसका है, एंटन स्टेनकोवेस्की का। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही उत्तर हो गया। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कारकर्ताओं से सुमेलित कीजिए।
कैमरा ओब्स्क्यूरो की बात करें, कैमरा ओब्स्क्यूरो की बात करें तो ये किसका है? ये है जोसेफ निशेफोन नियप्से का। तो ए में देखिए आप एक, ए में देखेंगे एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बी में बात करें तो अपने डेग्रोटाइप, डेग्रोटाइप है ये किसका है? ये लुई डेगेरे का है। तो बी में आपको सेकंड यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। कोलोटाइप की बात करें तो इसके आविष्कार करता है WH फॉक्स टेलबोट, यानी सी में देखिए 4, तो सी में देखेंगे 4 हमें ऑप्शन नंबर 3 में प्राप्त हो रहा है। और फ्लेक्सिबल रोल फिल्म है, इनका है कौन? इनका है ये जॉर्ज ईस्टमैन, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो पूर्णतः सही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। पोस्टरों को उनके डिजाइनरों से सम्मिलित कीजिए। इधर पोस्टर है, कौन सा पोस्टर है जो किसने बनाया? इधर कलाकार दिए हुए। इधर बात करें तो 1954 में पिरेली पोस्टर है, ये किसने बनाया था? ये बनाया था टेस्टा अरमांडो ने। तो ए में देखिए आप सेकंड है, ए में देखोगे सेकंड आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में प्राप्त हो रहा है। 1896 में सेलन दी सेंट एग्जीबिशन पोस्टर है, ये अल्फोंस मुंचा ने बनाया था। इसके अलावा बात करें तो सन 1981 में एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर है, ये इक्को टोनाका ने बनाया था। और सन 1919 से लेकर के 23 के मध्य टाइटल पेज ऑफ बाहुस पोस्टर है, ये एल मोहाली नेगी ने बनाया था, जो कि अपना कूट नंबर 1 है, इसमें पूर्णतः सही बैठ रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो हमें बताना है रबड़ ब्लैकेट, इसका प्रयोग किसमें होता है? इसका प्रयोग होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में। तो एक में देखिए आप 4, ए में देखोगे 4 आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। चार्ज्ड कपल डिवाइस की बात करें तो इसमें आएगा क्या? स्कैनर। डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करें तो ये आएगा क्या? फोटोग्राफी के साथ। और जिलोटिन ट्रिमर की बात करें तो ये आएगा पोस्ट प्रेस के साथ। तो आप देखिए ए में 4, बी में 3, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर तो दी हुई है पुस्तक और उधर दिए गए हैं इनके राइटर। मीनिंग ऑफ आर्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये हर्बर्ट रीड की, यानी ए में देखिए 3, तो ए में देखेंगे 3 हमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। शिव ऑफ डांस की बात करें तो जो डांस ऑफ शिवा है, ये पुस्तक किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की है। इसके अलावा बात करें तो आर्ट एज एक्सपीरियंस, ये पुस्तक किसकी है? जॉन डीबी की है। और पीछे के कई पेपरों में ये प्रश्न, जो ये पुस्तक है, ये पूछी जा चुकी है। फीलिंग एंड फॉर्म की बात करें तो ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी? सुसेन लेंगर की। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिम्स कैथेड्रल, रिम्स कैथेड्रल कहाँ है भाई? ये रिम्स कैथेड्रल है गोथिक में। ए में देखिए आप 4, तो ए में देखेंगे 4 हमें कहाँ? 1 नंबर में और 3 नंबर में मिल रहा है। कोलेजियम सबको पता है कहाँ पर है? रोम में है। स्कूल ऑफ एथेंस बहुत प्रसिद्ध चित्र है, किसका? राफेल का। और स्टोन ब्रोकर या स्टोन ब्रेकर की बात करें तो ये प्रसिद्ध चित्र किसका है? गुस्ताव कुर्बे का। तो बी में देखिए आप फर्स्ट, तो बी में देखेंगे फर्स्ट, हमें ऑप्शन नंबर 1 में ये जो सही आंसर है जो अपना मिल गया। चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इधर तो दिए गए हैं वाद, वाद या काल, और इधर दिए हुए कलाकार। मिनिमलिज्म की बात करें तो इनका संबंध किस कलाकार से है? फ्रैंक स्टेला से। तो ए में देखिए आप 3, ए में देखेंगे हमें 3 जो हमें मिल रहा है कहाँ पर है? 3 नंबर में, और कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो आंसर तो अपना यहीं से निकल गया, ए में 3, मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है जो सही है। आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर जो कलाकार थे वो कौन थे? वेसिली कांडिस्की। दादावाद से संबंधित कलाकार की बात करें तो कौन है? मार्शल दुन्सा। और सर रियलिज्म से संबंधित जो कलाकार है वो है रेने मैग्रिट। तो आप देखोगे डी में 1, डी में 1 और सी में 4, यानी दादावाद मार्शल दुन्सा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना पूर्णतः सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करें।
गोपुरम, सफुमातो, पाइलोन, ट्राइफोल और आरक। यानी गोपुरम, यानी गोपुरम क्या होता है? दरवाजा होता है। तो गोपुरम कहाँ बना हुआ है? ये मीनाक्षी मंदिर में बना हुआ है। आप देखोगे ए में 4, तो ए में 4 आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। सफुमातो है, ये चित्रकला की एक तकनीक है। पाइलोन की बात करें तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। और ट्राइफोल ऑफ आरक है, इसकी बात करें तो ये कहाँ है? मार्तंड सूर्य मंदिर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो पूर्णतः सही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर तो क्या दिए हुए? इधर तो दिए हुए काल और इधर दी हुई है मूर्ति। इधर मूर्ति या फिर इससे संबंधित जो स्थापत्य कला है वो दी हुई है। आपको देखना है गुप्त काल। इनमें से गुप्त काल की कौन सी चीज है? तो गुप्त काल में क्या है? सारनाथ 5वीं शताब्दी का खड़ा बुद्ध। ये कब का है? ये गुप्त काल का है। तो ए में देखिए आप 3, ए में 3 आपको ए नंबर और आपको 3 नंबर में देखने को मिल रहा है। कुषाण काल की बात करें तो कुषाण काल में कौन सा है? कुषाण काल से कटरा यानी मथुरा से प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध। तो आप देखिए बी में फर्स्ट हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। शुंग काल की क्या है? शुंग काल में है पुष्यमित्र, बरहुत। ये कि इसका संबंध किससे है? शुंग काल से। और मौर्य काल का क्या है? मौर्य काल का अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है जो पूर्णतः सही सिद्ध होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिली थी? कांस्य की नर्तकी मिली थी। गुप्त काल का क्या मिला था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। खजुराहो का मंदिरों की बात करें तो खजुराहो के मंदिरों में कौन सा मंदिर है? यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर। और मौर्यकालीन मूर्तिकला में है दीदारगंज की यक्षिणी। तो आप देखिए डी में 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और डी में 4 है, यहाँ पर भी है। ए में देखिए ए में देखेंगे फर्स्ट हमें यहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। गुप्त काल वाली बात करें बी में 3, तो बी में 3 हम देखेंगे हमें ऑप्शन नंबर 1 में ये मिल रहा है, जो कि पूर्णतः सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। दार्शनिक, कंटिन्यूटी इन स्पेस, पोर्ट्रेट ऑफ मेडो मोइसिले पोगोनी और क्लाउड गेट। इधर दिए हुए उनके कलाकार, इनका संबंध हमें बताना है। दार्शनिक मतलब द थिंकर किसकी है? ये रोडीन की है। तो ए में देखिए आप 3 आपको 1 नंबर में मिल रहा है और आपको 4 नंबर में देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूटी इन स्पेस ये किसकी है? ये है अपने उम्बर्तो बोचियानी की। तो बी में देखिए फर्स्ट, बी में देखेंगे फर्स्ट हमें ऑप्शन नंबर 4 में ये देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्लाउड गेट की बात करें तो ये किसकी है मूर्ति? ये अनीश कपूर की है। पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोई सेले पोगोनी की बात करें, पोगानी की बात करें तो ये किसकी है? ये ब्रांकुशी की है, जो कि सही दी हुई है। सी में देखोगे आप 4, तो सी में आपको 4 और डी में देखोगे आपको 2, डी में देखोगे 2 जो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फ्लेक्सिबल मोल्ड, फ्लेक्सिबल मोल्ड है, ये कौन सी है? ये मल्टीपल कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध। मल्टीपल कास्टिंग से इनका क्या है? संबंध है। तो ए में देखोगे 4, तो ए में देखेंगे 4 1 नंबर में हमें देखने को ये मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही होगा आंसर। सफ्रूइंग की बात करें तो सफ्रूइंग क्या है? मूवमेंट ऑफ मेटल। बर्न आउट, बर्न का मतलब होता है जलाना और आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। जला करके बाहर निकालने में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वैक्स। इससे जो वैक्स है, जो मोम है, वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और वेस्ट मोल्ड की बात करें तो इनमें क्या है? मोल्डिंग फ्रॉम प्लास्टिक मीडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही उत्तर हो रहा है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। छापा चित्रण में निम्नलिखित कृतियों को सही काल क्रमानुसार चुनिए। इनमें सही काल क्रमानुसार ये कृतियां ये हमें बताना है। तो इसमें हम देखेंगे प्रोडिगल सन है, इससे पहले ये नहीं हो सकता। इसमें प्रोडिगल सन यहाँ है और इसमें प्रोडिगल सन यहाँ है। ये प्रोडिगल सन आपको यहाँ मिल रही, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही होगा, प्रोडिगल सन। इसके बाद क्या है? स्लिप ऑफ रीजन, जॉन ओवरी एट जॉर्डन डी पेरिस और स्क्रीम। ये कृतियां हैं जो इनका काल क्रम के अनुसार ये क्या है?
सही है बनावट के आधार पर। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। छापा चित्र में प्रयुक्त मशीन का सही क्रम हमें क्या करना है, बताना है। सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन आई थी, बिल्कुल बात सही है। फिर एचिंग प्रेस भी आई, इसके बाद लिथोग्राफी और फिर राउटिंग मशीन, यानी जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है जो क्या होता है, इसका सही आंसर होता है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। प्रसिद्ध छापा चित्रकारों के उल्टे काल क्रमानुसार चुनिए। उल्टे काल क्रम के अनुसार हम अगर बताते हैं तो इनमें रेम्ब्राट से पहले होगार्थ नहीं, हाँ मतलब ये सही है, ये सही है। इसमें आप देखोगे पहले कौन है, मिसाएल वोल्गुमेट, इसके बाद है ओटावियो लियोनी और रेम्ब्राट और होगार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो क्या है इसमें सही आंसर है। यानी ये पूछ रहा है उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में पूछ रहा है तो बाद वाला जिस कलाकार का जन्म बाद में हुआ वो पहले आएगा। तो विलियम होगार्थ पहले है, उससे पहले जन्म किसका हुआ था, रेम्ब्राट का, रेम्ब्राट से पहले ओटवियो लियोनी का और उससे पहले मिसाएल वोल्गेमुट का। वह सही क्रम यही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित को छापा चित्रण की सामग्री के रूप में कास्ट के प्रयोग को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले वुड कट आ रहा है, ठीक है, वुड इन ग्रेविंग है, ये इन ग्रेविंग होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और इंप्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर नहीं, इंप्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर क्या होता है, पहले होता है। इंप्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड, यानी वुड का मतलब होता है लकड़ी का, लकड़ी का वास्तविक प्राकृतिक स्वरूप पहले होता है, ये बात सही है। 2 नंबर पे कला में क्या हुआ था, उसके ऊपर, यानी जो वास्तविक जो नेचुरल टेक्सचर था उस पर ही स्क्रेचेज करने लगे थे लोग, तो वुड स्क्रेचिंग 2 नंबर क्या है, सही है। इसके बाद लकड़ी को काटना शुरू कर दिया था, यानी वुड कटाया था, और उसके बाद वुड इनग्रेविंग यानी लकड़ी का जो प्लेन पट्टा था उसको भी खोद कर निकाला जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ही ये प्रश्न आए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये आरोही क्रम पूछ रहा है या अवरोही क्रम में पूछ रहा है। आरोही में है तो मतलब जैसे कलाकार, जिस कलाकार का पहले जन्म हुआ वो पहले और बाद वाला बाद में। और अगर अब पूछता है ये अवरोही क्रम में, तो अवरोही का मतलब होता है कि पहले जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या रखेंगे, पहले रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम विवान सुंदरम, विवान सुंदरम से पहले जतिन दास, ये क्या है, सही है। जतिन दास, विवान सुंदरम, अनुपम सूद और जय झारोटिया, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये अपना पूर्णतः सही आंसर होगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित चित्रों को सही काल क्रमानुसार चुने। सही काल क्रम के अनुसार हमें चुनना है। ये चित्र दिए हुए, इसमें सबसे पहले वर्जिन ऑफ द रॉक्स सही है, द टेम्पेस्ट ये भी सही है, स्कूल ऑफ एथेंस ये सही है, इसके अलावा लास्ट जजमेंट ये किसका, माइकल एंजेलो का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या है, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित चित्रों को उनके काल क्रमानुसार सही क्रम में चुनिए। इनको भी काल क्रमानुसार सही क्रम में चुनना है। तो सबसे पहले है कृष्णा ईटिंग द फायर, ए रिवर कैरीज एट्स पास्ट, इंटरेक्शन और स्पीक आउट। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी सही है। सबसे पहले कृष्णा ईटिंग द फायर, ए रिवर कैरीज इट्स पास्ट और इंटरएक्शन और इसके अलावा स्पीक आउट। निम्नलिखित कलाकारों को अवरोही क्रम में, इधर देखो पहले आरोही क्रम में पूछ रहा था, अब अवरोही क्रम में पूछ रहे हैं, उल्टा बताना है हमें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में हमें देखना है, तो हम क्या कर, सीधे वापस से यानी पीछे की तरफ से जाएंगे, तो पीछे की तरफ से सही क्रम हमें मिलेगा, वो उसका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो इसमें देखें तो सबसे पहले कौन है, फ्रांज क्लाइन, जॉर्जियो सिराको, मार्क सागाल और एरिक हेकले, यानी ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है क्या, सही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मल्टीलिंगुअल यानी कई भाषाई जो सॉफ्टवेयर है छापा कला के या कला के, उनको किस प्रकार से आए, उनको उसी क्रम में हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले क्वॉर्क एक्सप्रेस आया, इसके बाद एडोब फोटोशॉप, इसके बाद एडोब इन डिजाइन, इसके बाद एडोब क्रिएटिव जो क्लाउड है ये आया था, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये अपना सही उत्तर होगा। अग्रणी समाचार पत्रों को उनकी
बिक्री के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब भी आप देख लीजिए, ये प्रश्न क्या है, चेंज होते रहते हैं, अब भी पूछ लेगा। ये पेपर है जून 2018 में हुआ था, है ना, जून 2018 वाला है ये। तो उस समय इनका जो क्रम था वो इस प्रकार था। सबसे पहले दैनिक जागरण कानपुर वाला, उसके बाद दैनिक भास्कर भोपाल वाला, और हिंदुस्तान है जो नई दिल्ली वाला, और द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई वाला। उस समय तो ये ऑप्शन था। अब क्या है, आप गूगल करके देख लेना कि बिक्री के आधार पर इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो अब वर्तमान में पहले चल रहा है। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित को उनके टर्नओवर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। टर्नओवर के क्रम में बात करें तो ये कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है, यानी ज्यादा से कम की तरफ बताना है। ऐसे प्रश्नों को जब आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उस टाइम एक बार पुनः गूगल से इसको चेक कर लिया करो कि ये क्रम अभी भी क्या है, सही है या गलत है। इनमें से जैसे ये ओमनिक्रोम मान लो कंपनी है, ये पहले आ जाए तो भाई आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन 2018 में इसका जो जो आंसर था वो क्या था, सबसे पहले थी WPP ग्रुप लंदन, फिर ओमनिक्रोम ग्रुप न्यूयॉर्क, फिर पब्लिसिस ग्रुप पेरिस, और फिर डेंटसू टोक्यो। अब हो सकता है आप इनको देखो तो इनमें से कोई कंपनी इधर उधर हो सकती है, जैसे ओमनिक्रोम पहले आ सकती है, ये WPP ग्रुप है जो बाद में हो सकती है। 2018 जून 2018 तक जो इसका क्रम था वो ये था, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप इसको गूगल पे एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित सबसे प्रभावशाली सर्वकालिक फोटोग्राफिक चित्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें इसको काल क्रमानुसार हमें बताना है। फोटोग्राफिक डिजाइन जो फोटोग्राफिक जो चित्र है उनमें तो सबसे पहले आएगा VJ डे किस इन टाइम स्क्वायर, इसके बाद है द बर्निंग मॉन्क, इसके बाद है द टेरर ऑफ वॉर, स्टार्टिंग चाइल्ड एंड वल्चर। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है जो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही क्रम चुनिए। गोथिक कैथेड्रल है वो कैसे कैसे बने वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा संत डेनिस का चर्च, चार्ट्रेस चर्च, राइम्स चर्च और नोत्रेदाम, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो क्या है, सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पिकासो की पेंटिंग्स का सही कालक्रम चुनिए। पिकासो की पेंटिंग्स का सही कालक्रम की बात करें, सबसे पहले है ब्लू न्यूड, फिर है लार्ज बाथर, फिर है एक्रोबेट, और फिर है ग्वेर्निका जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। खजुराहो की मंदिरों का सही कालक्रम बताइए। खजुराहो की जो मंदिर है इनका सही कालक्रम बताना है। तो इनमें सबसे पहले आता है कौन सा, 64 योगिनी मंदिर है जो पहले बना, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है वो क्या है, सही है। निम्नलिखित भारतीय इस्लामी स्मारकों का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर इसमें बात करें जहाज महल, जहाज महल के बाद ताजमहल, और उसके बाद गोल गुंबद। तो कुतुब मीनार, जहाज महल, ताजमहल और गोल गुंबद ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही उत्तर हो रहा है। निम्नलिखित मूर्तियों को सही काल क्रमानुसार चुने। इन मूर्तियों को सही काल क्रम के अनुसार बताना है। तो देखो द थिंकर से पहले संथाल फैमिली नहीं हो सकता, थिंकर से पहले क्लाउड गेट भी नहीं हो सकता, और थिंकर से पहले क्लाउड गेट ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो ये रहा थिंकर सबसे पहले, थिंकर के बाद संथाल फैमिली, फिर मामन और फिर क्लाउड गेट। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही उत्तर होगा। ब्रॉन्ज कास्टिंग का सही क्रम चुनिए। ब्रॉन्ज कास्टिंग यानी हमें, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य, कांस्य की जब मूर्ति बनाते हैं तो कौन सा जो क्रम है वो अपन अप्लाई करते हैं, किस क्रम में हम मूर्ति को बनाते हैं तो वो हमें बताना है। सबसे पहले वैक्सिंग यानी मोम की मूर्ति बनाते हैं, फिर सफरिंग एंड वेंटिंग अरेंजमेंट्स यानी उसको उसके चारों ओर हम एक कवर वगैरह या यूं कहें तो मोल्ड यानी मिट्टी की जो मिट्टी का लगाते हैं उसको कहते हैं सफरिंग एंड वेंटिंग अरेंजमेंट्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बर्न आउट, उसको जला करके मोम को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसी स्थान पर क्या करते हैं, ब्रोंज को डाल देते हैं, पोरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये अपना सही होगा। क्रम की बात करें तो सबसे पहले वैक्सिंग, फिर सफरिंग एंड
वेंटिंग अरेंजमेंट्स, फिर बर्न आउट और इसके बाद पोरिंग। तो ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित चित्रकारों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो कलाकार दिए गए हैं इनमें सबसे पहले बात करें तो राम किंकर बेंच से पहले रजनीकांत पांचाल नहीं हो सकता, और धनराज भगत से पहले राम किंकर बेंच, ये तो सही है, लेकिन ये रजनीकांत पांचाल नहीं, ये आगे चला गया, गलत हो गया ये ना, यानी राघव कनेडिया से पहले आ गया रजनीकांत पांचाल, ये गलत है। इधर आप देखोगे रजनीकांत पांचाल राम किंकर बेंच से पहले, इधर देखोगे राम किंकर बेंच पहले सही है, धनराज भगत, राघव कनेडिया और रजनीकांत पांचाल। जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या होगा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित धातुओं को उनके नीचे से ऊपर की ओर गलनांक तापमान के अनुसार सही क्रम में बताना। कम से अधिक गलनांक तापमान की तरफ हमें बताना है। तो सीसा, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी, यानी लीड, जिंक, मैग्नीशियम और सिल्वर। ऑप्शन नंबर 1 है जो क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न अभिकथन और कारण वाले आ गए हैं। सभी प्रश्न आगे के हैं, उसमें आप याद रखना एक अभिकथन है और एक कारण है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अभिकथन की बात करें, अभिकथन ए, अन्य छापा चित्रण प्रक्रियाओं के सापेक्ष लिथोग्राफी में अत्यंत नमी की आवश्यकता होती है, जो कि क्या है भाई सही है, क्योंकि चूना पत्थर का सतह ग्रीस के लिए जल प्रतिरोधी और असंवेदी होता है। असंवेदी नहीं, ये संवेदी होता है, ये गलत हो गया। तो कथन ए तो क्या है इसमें सही है और आर क्या है गलत है। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। अभिकथन ए, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट के निर्माण को सुगम करता है। बिल्कुल करता है। विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण को क्या करता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है। ये बात सही है। तर्क क्या है, क्योंकि इस प्रक्रिया में छापा लेने के लिए भारी रोलर का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्या है गलत है, रोलर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो देखोगे आपको कथन ए तो सही है, आर क्या है गलत है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। अभिकथन ए, छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है। बात सही है। छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तर्क की बात करें, क्योंकि छापा चित्रकला पृथक होकर दृश्य अभिव्यक्ति की दिशा में बड़ा है। दिशा में क्या किया है, बड़ा है। ये बात भी क्या है सही है। तो कथन और कारण दोनों के दोनों क्या है सही है। तो दोनों के दोनों सही हमें मिलेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। अभिकथन ए, एक प्रिंटिंग प्रेस के प्लेटन के ऊपर छपाई से पूर्व ऊनी नमदा का फलक रखा जाता है। ये सही है, क्योंकि बेहतर छाप के लिए नमदा कागज हेतु कुशन का काम करता है। ये तर्क भी क्या है सही है। तो दोनों के दोनों इसमें क्या है सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अभिकथन ए, मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। ये कथन सही है। तर्क है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब है। ये बात भी क्या है इसमें गलत है। ये बात इसमें क्या है गलत है। यानी मंजीत बाबा के चित्रों में पारस्परिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय, ये सही है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब नहीं है। यानी ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है गलत हो जाती है, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। ए तो क्या है सही है और आर इसमें क्या है गलत है। अभिकथन ए, मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत है उस पर क्या करता है भाई थोपता है। ठीक है, सही है ये बात। तर्क, क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं उसे सौंदर्य परक सर्जन की दिशा में ले जाती है। ये बात भी सही है। तो हम देखेंगे कथन ए और आर दोनों के दोनों कहां है सही, ऑप्शन नंबर 4 में। अभिकथन ए, संग्रहालय की संकल्पना दुर्लभ और सांस्कृतिक सारूप्यता की वस्तुओं का भंडारण और प्रदर्शन करना
है, ये बात सही है, तर्क है। किंतु इन दुर्लभ वस्तुओं पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव में संग्रहालय के महत्व को गौण कर दिया है, ये बात भी इसमें क्या है, सही है। तो अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों क्या है, इसमें सही है। अभिकथन ए, जगदीश स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तर्क की बात करें, क्योंकि लोक कलाएं स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय है, ये बात क्या है, सही है। तो ए तो इसमें क्या है, गलत है, ए इसमें क्या है, गलत है, और आर इसमें क्या है, सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। अभिकथन ए, फोटोग्राफी के आविष्कार ने कला में क्रांति ला दी। अर्नेस्ट ग्रोम्बिक ने फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा था, ये बात क्या है, सही है। तर्क, क्योंकि फोटोग्राफी किसी भी चित्रकारी की भांति विषयनिष्ठ और मनोभावात्मक हो सकता है, ये बात भी क्या है, सही है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है भाई, सही है, ऑप्शन नंबर 2। अभिकथन ए, किसी भी कॉरपोरेट का सुप्रतीक किसी भी भाषा में उसकी बात कहता है, ये बात सही है। तर्क की बात करें, परिवर्तनशील परिभाषाओं के संदर्भ में मारक उपयोगी कैच ऑल यानी सर्वग्राही के रूप में लोकप्रिय हो गया है, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। जबकि ये आर है, ये ऊपर वाले की व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखना। यानी स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन आर है जो इसकी क्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना 3 है, ये क्या है, सही है। अभिकथन ए, ब्रांडिंग के परिष्कृत दृष्टिकोण ने एप्पल को 21वीं सदी के घर घर में ज्ञात नाम के रूप में स्थापित कर दिया है, ये बात सही है। तर्क, क्योंकि बाइबल से सर आइजैक न्यूटन और उससे भी आगे विनम्र एप्पल ने डिजाइन संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी, ये क्या है, गलत। ऊपर वाली बात कुछ और कह रहा है, नीचे वाली बात में ये कुछ अलग चला गया है, तो ये दूसरे वाली बात क्या हो जाती है, इसमें यहाँ पर गलत हो जाती है। तो ए तो सही है और आर इसमें क्या होगा, गलत होगा। अभिकथन ए, इस समय कंप्यूटर डिजाइन क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू का निष्पादन करता है, बिल्कुल करता है। यानी इस समय कंप्यूटर है जो डिजाइन क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू को निष्पादित करता है या पूर्ण करता है, किंतु डिजाइनरों का सदैव इस पर नियंत्रण होना चाहिए, ये बात सही है। क्योंकि इस पे क्या है, डिजाइनरों का नियंत्रण होना जरूरी है। तर्क क्या है, क्योंकि एक चीज जो डिजाइनर करता है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वह है सोचना। बिल्कुल, डिजाइनर सोच सकता है, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। तो हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। अभिकथन ए, इस समय कंप्यूटर डिजाइन क्रियाकलापों, अच्छा ये तो हो गया, इसका इंग्लिश वर्जन के लिए दे रखा है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। अभिकथन ए की बात करते हैं 93 क्वेश्चन में। अमूर्त कला बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकारोक्ति को निर्दिष्ट करता है, ये बात सही है। तर्क है, अमूर्त कला सौंदर्यपरक मनोभावों को उत्पन्न करने में समक्ष विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्तिकला की परिकल्पना करता है, ये बात भी क्या है, सही है। तो इसमें आर ए भी क्या है, सही है, और आर भी सही है। दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। अभिकथन ए, ग्रीक काल से ही कलाएं अनुकरणात्मक और उत्पादक में विभक्त थी, ये बात सही है। तर्क देखते हैं, दोनों के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, किंतु अनुकरण की प्रवृत्ति सुख के लिए प्रकृति की नकल करने की होती है, जबकि
उत्पादक का आशय उपयोगिता की ओर होता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें क्या है, सही है। यानी ये कह रहा है कि इसमें जो अनुकरण है, अनुकरण तो सुख प्राप्ति के लिए है, जबकि सुख प्राप्ति के लिए प्रकृति की क्या करना, नकल करना, अनुकरण करना। और जो उपयोगिता है इसमें क्या है, जो उत्पादक है यानी उत्पादक है, इसका आशय होता है उपयोगिता से। इसका आशय किससे होता है, उपयोगिता से होता है। ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में हमें क्या मिल रहा है, ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं। यानी इसमें डबल हो गए, 2 भी डबल हो गए, 3 भी 4 भी डबल हो गए। ठीक है, आप देख लीजिए 2 नंबर इसका सही है। ए और आर दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अभिकथन ए, बुद्ध ने स्वयं कभी भी अलौकिक दावे नहीं किए थे। ये बात इसकी क्या है, सही है। तरकार, उन्होंने सचमुच शाश्वत आत्मा के विचार को अस्वीकार किया। बिल्कुल इन्होंने किया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। अभी कथन एक ही बात करते हैं। घनवाद एक आंदोलन है जो जानबूझकर स्थान बदलने तथा परिप्रेक्ष्य के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया है। ये बात सही है। तर्क आर की बात करते हैं। घनवाद आकार और चित्रमय स्थान के जटिल संगठन से निपटने के बौद्धिक निरूपण पर आधारित है। ये बात भी इसकी क्या है, सही है। तो हम देखेंगे ए और आर दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। अभी कथन ए, लोग सतीश गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते भाई, सोचना चाहिए उनको तो, है ना। रूप में नहीं सोचते हैं, किंतु उन्होंने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। बिल्कुल इन्होंने मूर्तियां बनाई है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तरकार, वह बंधन मुक्त रहना चाहते हैं जो 2 आयामों में संभव नहीं है। ये बात भी इसकी क्या है, सही है। तो कथन ए और आर दोनों के दोनों क्या है, सही है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चले। अभी कथन ए, वृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन के उद्देश्य से मैकेट आवश्यक है। बिल्कुल मैकेट आवश्यक है। लाइव साइज लाइव स्टडी के उद्देश्य के लिए मैकेट आवश्यक है, नहीं, इसके लिए नहीं है। यानी देखेंगे हमें ए तो क्या है, सही है, और आर इसमें क्या है, गलत है। तो ये तो नहीं होगा, ए सही है किंतु आर इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका क्या है, सही उत्तर होगा। अभी कथन ए, ब्रोंज मूर्ति पर पतीना आवश्यक है क्योंकि कालांतर में सतह का रंग बदलता है। ये स्टेटमेंट सही है। तर्क आर, सतह पर विशेष रसायन की प्रतिक्रिया ब्रोंज की संरचना पर निर्भर करता है। ये बात भी क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अभी कथन ए, सिरेमिक्स फायरिंग के लिए सामान्यतः डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चेंबर में समान तापमान बनाकर रखता है। यह बात इसकी क्या है भाई, सही है। आर की बात करें, डाउन ड्राफ्ट फर्नेस डोगरा कास्टिंग में वैक्स के बर्न आउट में भी आवश्यक है, नहीं, इसमें ये क्या है, आवश्यक नहीं है डोगरा कास्टिंग में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। ए तो क्या है, सही है, और आर इसका क्या होगा, गलत होगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। इसी के साथ आपका ये पेपर भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसी प्रकार अन्य पेपर्स जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, 2004 से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर हम इस प्रकार की इंटरेक्टिव क्लासेस के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम डिटेल में भी आपको पेपर करवाएंगे, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आप नेट की तैयारी करना चाहते हो तो मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में फ्री टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो वो टेस्ट दीजिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के और अन्य महत्वपूर्ण क्लासों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।